आज हमारा 5वां दिन है। 5वें दिन के अंदर हमने आगे के 15 सवाल हैं वो सोल्व करने हैं। इससे पहले हमने 4 सेशन के अंदर 60 सवाल हैं वो सोल्व कर लिए हैं और ये हमने टारगेट किया है कि 100 डेज तक ये सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू रखी जाए। ठीक है, तो यदि आप लगातार सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आने वाले 100 दिनों के अंदर आपकी मैथ्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस यानी डीपी 2025-26 की, तो आपके मैथ्स के अंदर 15 में से 15% सही होंगे यदि आपने ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट देखी है। तो अभी हम स्टार्टिंग में पीवाईक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरीके के सवाल हैं, किस तरीके का लेवल हमारे एग्जाम में आता है। बाकी जैसे ये पीवाईक्यू खत्म होंगे, क्योंकि 30-40 पेपर होते हैं पीवाईक्यू के अंदर, तो बाकी बचे हुए जो 60 सेशन आएंगे हमारे वो एकदम न्यू पैटर्न पर नए ट्रेंड की क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं वो होंगे। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए, क्योंकि एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन आता है कि जीवन एक साइकिल की तरह है जिस पर यदि आपको आगे बढ़ना है तो पेडल मारते रहना होगा। तो आपको भी यदि आगे बढ़ना है जीवन के अंदर तो आपको प्रयास करते रहने होंगे, आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी यदि आप मैथ्स के अंदर वीक हैं तो। ठीक है, ये हमारा भाई इस क्वेश्चन के अंदर मान लो हमने कोई सेशन लिया और कोई डाउट आया तो सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको एसबी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम के ऊपर, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 2 दिसंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। बाकी हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी आज टाइम भी थोड़ा सा कम है हमारे पास, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है वो 9 घंटे में 90 किलोमीटर, यानी ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 घंटे के अंदर कितनी दूरी 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करता है। यानी 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये मान के चलिए कि ये कितने की डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में मान लो ये x दूरी है तो वो तो किससे चल रहा है, पैदल से, और बची हुई 90 माइनस x ये किससे चल रहा है, ये चल रहा है साइकिल से तय करने का निश्चित करता है। किससे, साइकिल से तय करता है। अब कौन सी भी मान लो, ठीक है, चाहे इसको साइकिल मान लो इसको 90 मान लो। ठीक है, उसकी पैदल चाल, उसकी पैदल चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पैदल कितनी है 9 किलोमीटर पर हावर, और साइकिल से कितनी है 18 किलोमीटर पर हावर। और टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एक ऐसे ट्राइंगल से आपको याद करवाया था कि इसको याद रखना है DTS, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे। डिस्टेंस पहले के लिए जो डिस्टेंस है वो है x और स्पीड है 9, आगे के लिए डिस्टेंस है 90 माइनस x और स्पीड है कितनी 18, स्पीड है कितनी 18। अब इस सवाल को करने के, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या रखो, x की वैल्यू रखो ऑप्शन से, और ऑप्शन से आप क्या करो निकालने का प्रयास करो भी हाँ इतना उत्तर है वो आ सकता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है कि 9 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाने का मात्र और मात्र कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और किसी में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसका उत्तर भी कंफर्म क्या होगा, यही होगा। 72 लिखेंगे, 72 बटे में 9 प्लस 90 माइनस में 72 भाग में 18 बराबर में 9, और 72 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 8, प्लस 90 में से 72 घटाएंगे 18, 18 में 18 का भाग देंगे 1 बराबर 9, दोनों में क्या आ गया 9 बराबर 9 आ गया। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो था ऑप्शन से देखने का एकमात्र तरीका। ऑप्शन से देखे तो 9 और 18 दोनों का भाग जाना चाहिए, 9 और 18 दोनों में भाग किसका जा रहा है, किस में जा रहा है 72 में जा रहा है, इसमें 9 का नहीं जा रहा, इसमें 9 का नहीं जा रहा, इसमें 9 का नहीं जा रहा। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट ही पता चल जाता। सर हमारे तो दिमाग में नहीं आया, चलो ऑप्शन से नहीं करके तो कैसे करते, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या होता है दिमाग चलना होता है। अगर ऑप्शन से चल गया तो चल गया, अगर नहीं चला तो क्या करेंगे। तो देखो यहां से आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां से सोल्व कैसे करेंगे भाई, यहां लिखा हुआ है 9, मैं क्या करता हूँ नीचे वाले हर है ना वो बराबर करता हूँ। यहाँ पर 9 लिखा है तो इसको 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 18 18 18 दोनों साइड एलसीएम बराबर हो गया, यानी हर बराबर है डिनोमिनेटर बराबर है। तो हम
दोनों को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। ये बन जाएगा 2x प्लस में 90 माइनस एक्स बराबर 18 निम्न। 18 निम्न कितना होता है सर, 18 निम्न होता है 162। ठीक है, 162। अब 2x माइनस का x और 90 माइनस में x, 90 घटाएंगे इसमें से 162 में से कितना आएगा, 72। यानी पैदल चाल कितनी आ गई, 72। x की वैल्यू तो हमने क्या मानी थी, पैदल, और पूछी भी कौन सी है हमसे, पैदल तय की दूरी कितनी है। तो पैदल तय की दूरी कितनी होगी, 72 किलोमीटर। दोनों से कर सकते हैं। एग्जाम में आपके सामने कौन सा दिमाग चलता है आपका जब आप पेपर में कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बैठे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी सवाल क्या था, बिल्कुल ही आसान था, आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन बेहद ही आसान, तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेहद ही आसान आते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइड में 0.7 इंटू 0.0365 इंटू 2.9। सर इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अब की बार बात कर रहे हैं कि आपका टाइम है वो सेक्शन वाइज रखा जाए। जैसे मैथ के लिए 15 मिनट है वो फिक्स रखी जाए, तो 15 मिनट के अंदर थोड़ा सा मैथ को करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो वो। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको यहीं पे थोड़ा सोल्व करने का प्रयास करते कि यहाँ पर 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर टोटल 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर टोटल 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारे क्या हो जाते, रिमूव हो जाते। अगर ये पॉइंट रिमूव हो गए हैं तो एक बार देखो, जो नंबर सिंपली कट रहा हो, आसानी से क्या हो रहा हो, नंबर कट रहा हो, वो देखो। जैसे यहाँ पर 7 है और ये 7 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। ये वाला देखो 7 से 7, ये कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 नी 63, 29 से 29 कैंसिल। हमारे पास जो ओवरऑल नंबर बचेगा ना, वो बचेगा 292,365, 292 अपॉन में 365। एक तो ये तरीका है कि आप ऑप्शन से ही काटो। चलो ऑप्शन से नहीं समझ में आया सर, तो यहाँ पर देखो फिर ध्यान से देखो, 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट ये है, 4 संख्याओं के बाद में पॉइंट ये है, पॉइंट से तो क्या हो गया, पॉइंट रिमूव। एक संख्या बाद में पॉइंट ये है, एक संख्या बाद में पॉइंट ये है, टोटल 2 संख्याओं के बाद में, और यहाँ पर भी टोटल 2 संख्याओं के बाद में। तो हमारे पास जो ओवरऑल नंबर बचेगा ना, वो बचेगा 203,292 इंटू में 7 इंटू 29 इंटू 365। ठीक है, अब नंबर्स को तो काटना है भी, काटने के लिए देखो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 नीम 63 और 29 से 29, सेम टू सेम वैल्यू आ गई 292 अपॉन में 365। अब क्या होता है, हम प्रयास करते हैं कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने का। अगर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो आप इनके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे, हमें दिखाई दे रहे हैं ये 2 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है। यदि ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 73। ये 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो 5 इंटू 73, 73 से 73 कैंसिल। 4/5, 4/5 का मतलब 8/10, 8/10 कितना होता है, 0.8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 2 सही रहेगा। ठीक है सर, आपने 4/5 को 8/10 कैसे लिखा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 8/10 डिवाइड करना क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है जब नीचे क्या हो, डिवाइड के अंदर 0 हो। ठीक है, तो ये भी आई थिंक बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि एक आदमी चीनी की खपत में 44.44% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी के मूल्य में p% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो p का मान बताइए। देखो जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, ये 44.44 है, इसको देखते ही पता होना चाहिए कि ये 11.11 का कितना गुना है, 4 गुना है। 11.11 कितना होता है भाई, ये होता है 9/10। यही बात है क्या, 9/ कितना होता है भाई, हाँ, तो यहाँ पर 11.11 कितना होता है भाई, 11.11 होता है 1/9%, 1/9% होता है। तो हमें चाहिए कितना, 44.44%, तो इसको किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो ये बन जाएगा 4/9। इसका मतलब पर्सन क्या कह रहा है कि एक आदमी चीनी की खपत में 4/9 क्या करता है, वृद्धि करता है। 4/9 का मतलब पहले कोई राशि कितनी थी आपकी, 9, 4 की वृद्धि होगी तो कितना बन गया, 13, यानी 9 से कितनी हो रही है, 13। अब हमें वापस वही रखनी है, 13 से कितनी रखनी है, 9 रखनी है। तो 13 से यदि हम 9 रखेंगे तो कितने की कमी आएगी, 4 की, और ये 4 की कमी आएगी किससे, 13 से, और परसेंटेज निकालने के लिए सो ये बन जाएगा 400/13। आप सभी जानते हैं 13 तिया 39, 1 40, 30 सही 1/13,
30 सही 1/13। 30 सही कितना आएगा अभी, 13 3 39, 41 10 बच जाएंगे ना। 30 सही 10/13, 13 3 39, 390, 390 और 10 400/13। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा, 30 सही 10/13। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती तो इस सवाल को थोड़ा सा करना क्या हो जाता, कठिन हो जाता, थोड़ा नहीं बहुत सारा कठिन हो जाता अगर हम इस सवाल को करते तो। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, रोजाना फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए और कितने की परसेंट से, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के अंदर कितने रुपए हो गए, 9200 रुपए हो गए। यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, हमारे पास रुपए कितने थे, 8,000। 8,000 रुपए हो कितने गए, 9200। और ये कितने दिनों में हो गए, अच्छा 3 सालों के अंदर हो गए। 3 सालों के अंदर कुल पैसा कितना बदला भाई, 1200 रुपए। जब 3 सालों के अंदर 1200 रुपए बदल रहा है तो 1 साल के अंदर कितना होगा, 400 रुपए। तो ये 1 साल का क्या है, ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है, 400 रुपए। 400 रुपए 1 साल का ब्याज लग किस पर रहा है, 8,000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 40 में 8 का भाग देंगे 5%। इसका मतलब हमारी रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। हमें क्या बोला है, यदि ब्याज दर कितनी हो, 2% अधिक हो। पहले रेट कितनी थी, 5%, अब कितनी है, 2% अधिक। तो जो टोटल रेट होगी वो कितनी होगी, 7% रेट हो जाएगी। अब 7% रेट पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी राशि प्राप्त होगी। 1 साल की जो रेट है वो कितनी है, 7%। 2 साल की कितनी हो जाएगी, 14%। और 3 साल की कितनी हो जाएगी, 21%। यानी हमें 21% निकालना है किसका, 8,000 का। तो सर 8,000 का 21% कितना हो जाएगा, 8,000 का 21% हो जाएगा भाई, 8,000 का 21% हो जाएगा 168 1680। यानी हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 1680 रुपए होगा। ब्याज यदि 1680 रुपए है और मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। 8,000 में यदि हम 1680 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 9,680। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ए फॉर अनिल कुमार। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बिल्कुल सिंपल रेट थी। आगे देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 45,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। देखो सवाल तब आसान है जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली याद है। जैसे 25% है, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। यानी आपकी कोई राशि 4 से कितनी हो रही है, 5 हो रही है। ठीक है, 4 से कितनी हो रही है, 5। लेकिन राशि 4 नहीं है, कितनी है, 45,000 रुपए। कितनी है, 45,000 रुपए। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45,000 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी भी, 45,000 में किसका भाग देंगे, 4 का। यदि 45,000 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, यानी 11,250 रुपए आ जाएगी, 11,250 रुपए। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें कितने की बतानी है, 5 यूनिट की। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से। 11 5 55 और 55 56,000 कितने हो जाएंगे, ये 250। कितने हो जाएंगे, 56,250। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है यदि आपने थोड़ा सा स्मूथ तरीके से मल्टीप्लाई सीखा है तो। कैसे है, देखो ध्यान से, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराते 55,000, 250 को 5 से कराते तो 11,250, नहीं सॉरी 12,250। तो इसमें जोड़ते तो कितने आते, 56,250। मल्टीप्लाई करना आप पहले प्रैक्टिस कीजिए यदि आपको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा वीक लग रहा है तो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सरल सिंपल साधारण सा सवाल है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है तो 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में पुनः ढाला जाता है। जब यूनिट कन्वर्जन हो रही हो, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के अंदर एक्सचेंज किया जा रहा हो तो उनकी वॉल्यूम इक्वल रहती है, यानी आयतन क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आयतन कितना आएगा भाई, आयतन पहले देखो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका आयतन बराबर किसके होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। और शंकु यानी कोण,
कोन का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ बच गया 2 आर। आर त्रिज्या किसकी भाई? अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 9, तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर किसकी भाई? शंकु की। और शंकु की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, दी गई नहीं है, ज्ञात करनी है, तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 72। ठीक है, अब देखो 9 दूनी 18, 18 चौके 72, यहाँ पर आएगा 9 गुणा में 9 भाग में 4 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 9/2 बराबर आर। 9/2, 9/2 का मतलब 4 सही 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? एक सही रहेगा। इधर अंडर रूट लेंगे, वो पता ही चल गया कि क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो इसकी सही उत्तर कितना आएगा? 4 सही 1/2। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार कितना है 60 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार कितना है 7.5 सेंटीमीटर है। जब सवालों को करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सवालों को करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं यूनिट के साथ खेला नहीं किया गया है। यूनिट के साथ कैसे? जैसे ये सेंटीमीटर है, कहीं पर मीटर दे रखा हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये किसके बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले के लिए 1/2 से 1/2 कैंसिल। पहले के लिए बेस कितना है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो ऊंचाई यानी h1, और h1 कैसे निकलती है अभी? एरिया इंटू 2 अपॉन में b1। देखो दोबारा देखो एक बार आप ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, और हमें पूछा है हाइट, तो ये इधर सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 2a अपॉन में बेस। ठीक है, तो पहले के लिए क्या होगा a1 और दूसरे के लिए क्या होगा 2a2 अपॉन में b2। 2 से तो 2 कैंसिल। पहले के लिए एरिया कितना है 420, पहले के लिए एरिया कितना है 420, और इसके बेस कितना दे रखा है 60 बराबर a2। दूसरे के लिए एरिया कितना है 1500, और इसका आधार कितना है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसका कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। ध्यान से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 7, और 7.5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 तो कितना आएगा 7:200। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। ठीक है, अगेन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह, 7वां क्वेश्चन 2 बार दिया, 2 बार थोड़ी करवाना है हमें, पता नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति 4000 रुपए का ऋण 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने सालों के लिए? 3 वर्ष के लिए लेता है। उसने पहले और दूसरे वर्ष प्रत्येक में 2000 रुपए चुकाए। अपना समस्त ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि का उसे भुगतान है वो करना चाहिए? कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए? देखो भाई कैसे, एक व्यक्ति 4000 रुपए का ऋण लेता है और कितने परसेंट रेट पर? 8% पर। तो पहले साल उसका ब्याज कितना होगा भाई 8 चौके 32 यानी 320 रुपए होगा। ये परसेंटेज निकालते कैसे हैं? 4000 का 8% ऐसे तो निकालते हैं 2 0 से 2 0, 8 चौके 32। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, एग्जाम के लिए हमें थोड़ा सा डायरेक्ट चलना ही होगा, थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ा नहीं होगी। ठीक है, तो 320 रुपए हो गया। 320 रुपए तो ब्याज है, टोटल राशि कितनी होगी 4320 रुपए। जब पहली साल कंप्लीट होगी तो वो 2000 रुपए क्या कर देगा? दे देगा। यदि इसने 2000 रुपए दे दिए तो जो ब्याज लगेगा वो टोटल कितने पर लगेगा? 2320 रुपए पर। और रेट वही कितने? 8%। 8% निकालने के लिए 100 का भाग देंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 दूनी 16, 6 असील 1, 8 या 24 और 1 25 असील 2, 8 दूनी 16 और 2 18 यानी 185.6। 185.6 तो क्या आ गया हमारे पास? ब्याज आ गया। राशि कितनी थी 2320 रुपए और ब्याज कितना था 185.6 रुपए। 6 5 8 और 2 10 और 3 और 2 5 यानी 2505.6 रुपए। 2505.6 रुपए बने, लेकिन उसमें से उसने दूसरे साल रुपए कितने दे दिए? 2000 रुपए। यानी यहाँ पर अगेन 2000 रुपए माइनस करेंगे
तो ये आएगा 505.6 रुपये। यानी अगले साल जो ब्याज देना होगा वो कितने पर देना होगा? 505 रुपये और 60 पैसे पर देना होगा। यदि हम इसका 8% निकालेंगे तो देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी और 8 पंजे 40 यानी 40.4 रुपये के समथिंग आएगा ये। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि नहीं 8 पंजे 40 400 रुपये और 8 पंजे 40 यानी 4 पॉइंट ऐसे समथिंग आएगा। ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारी राशि कितनी है? 505 रुपये। ब्याज जोड़ेंगे इसमें कितना? 40 रुपये। 40 रुपये जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 545 रुपये। 545 रुपये के आसपास हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कितना? 546.0.5। ऐसे सवालों को इसी तरीके से करते हैं अप्रोक्सीमेशन से। मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगाया क्यों? क्योंकि वैल्यू देखो 500, 525, 567, 546। मैं अप्रोक्सीमेट का यूज नहीं करता। कब? जब हमारे पास ऐसे लिखे हुए हैं 545, 547.75, तब तो हम क्या करते? इसको फिक्स वैल्यू के साथ करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बिल्कुल बेहद सरल सा प्रश्न है कि ए और बी की मासिक आय कितनी है? 3:4। ये तो क्या लिख रखी है? मासिक आय। और ये मासिक आय कितनी दे रखी है? 3:4। और उनका मासिक व्यय, मासिक व्यय का मतलब ये जो खर्चा है वो कितना है? 2:3। अगर ये आय है यानी 3 रुपए यदि आय है, 2 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 1। यदि ये 4 कमा रहा है तो ये 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 1। दोनों 1-1 रुपए नहीं बचाते, कितना बचाते हैं? 6000 रुपए। यानी हमारे पास यहाँ पर सेविंग कितनी है? 6000 रुपए। हमें पूछा है बी की मासिक आय, ये ए की मासिक आय है और ये बी की मासिक आय है, यानी हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000 रुपए। 3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 कैसे सही होगा? क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000। यदि इसने ए का पूछा होता तो कितना हो जाता? 18,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है कि 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूटें हैं। क्रमिक छूटें दी गई हो तो हम ए बी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि पहले रेट कितनी है? 15%, दूसरी रेट कितनी है? 10%, और आगे वाली रेट को क्या कर देते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। 15 और 10 25, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.50। यह आ गई इन दोनों की कंबाइंड रेट। आगे वाले की रेट कितनी है? 8%। तो यदि इसकी रेट घटाएंगे यानी 23.50 प्लस में 8 माइनस 23.50 गुणा में 8 और भाग में कितना? 100। अब देखो ध्यान से, हमारे पास वैल्यू कितनी है? 27, 28, 29 और 30। पहले देखो आ कौन सी रही है? 23.50 में यदि हमने 8 जोड़ दिए, 23.50 में हमने कितने जोड़ दिए? 8 जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा 31.50। ठीक है, 31.50 और 23.50 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 0 0, 8 5 40, 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 28, 2 8 2 16, 16 और 2 18, यानी 1800। ये 2 वाले पॉइंट यहाँ पर, 2 जीरो के कारण पॉइंट यहाँ पर। देखो कैसे, 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो 2 जीरो उठा दी। नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा दिया 1.88। और 31.50 से 1.88 माइनस करेंगे। 31.50 से 1.88 माइनस करेंगे। 10 और 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 6.2। और 30 में से 1 माइनस करेंगे 29.6.2, यानी 29.62% है वो क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि राधा और शमा, कौन? राधा और शमा किसी कार्य को 36,000 रुपए में, किसी कार्य को 36,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लेती है। राधा इसे कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकती है, यानी ये है राधा, और राधा इसे कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकती है। राधा कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकती है। और समा इसे कितने दिन में? 60 दिनों में पूरा कर सकती है। ये है समा, और समा कितने दिन में पूरा कर सकती है? 60 दिन में पूरा कर सकती है। यदि रमा की सहायता से, यानी अब काम कौन करेंगे? तीनों करेंगे, ये राधा और ये समा और ये कौन है? रमा। ये पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में? 10 दिन में। तो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा? 60। 60 में भाग देंगे कितना आएगा? 3, इसमें आएगा 1 और इसमें देंगे कितना आएगा? 6। इसका मतलब राधा की एफिशिएंसी कितनी है?
3। समा की एफिशिएंसी कितनी है 1। अगर राधा, समा और रमा तीनों की एफिशिएंसी 6 तो रमा की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 2। यानी पैसा है वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है। एफिशिएंसी में कैसे, जैसे राधा की एफिशिएंसी कितनी है 3, समा की एफिशिएंसी कितनी है 1 और रमा की एफिशिएंसी कितनी है 2। तीनों की कुल कुल कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 2 6। यहाँ पर तीनों की टोटल कितनी है 36,000। यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 36,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। हमें क्या बताना है, रमा को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया मिलेगा, तो रमा को कितना मिलेगा 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, 12,000 रुपये हमारा क्या होगा सही रहने वाला है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को कितने, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 30% के लाभ पर बेचता है, शेष कपड़ों को 20% की हानि पर बेचता है, शेष कपड़ों को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि है वो बताओ। बताओ भी, हम मान लेते हैं कपड़ा है कितना 1, पूरा कपड़ा है 1 और 1 में से आधे कपड़ों को 30% के लाभ पर बेचता है। आधे का मतलब कितना हो गया अभी 1 का आधा, 1/2 को 30% के लाभ पर बेचेगा तो टोटल लाभ कितना होगा अभी 15%। ठीक है, शेष कपड़ों के आधे को 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना बचेगा 1/2, और इसका भी आधा कितना होगा 1/2 का आधा 1/4, और 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 5% का क्या होने वाला है लॉस रहने वाला है। और शेष कपड़ों को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है बाकी जो जितना कपड़ा बचा उस पर नो लॉस और नो प्रॉफिट, यानी 0%। तो ओवरऑल उसका लाभ हुआ या हानि बताओ, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% की क्या हो रहा है लॉस, तो 15 माइनस में कितना आएगा 5, यानी 10% का क्या हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा गणित नहीं लगानी पड़ती। 10 पदों का औसत कितना है 50 है, प्रथम 5 पदों का औसत कितना है 45 है, तो शेष 5 पदों का औसत है वो क्या होगा। ये सवाल तब कठिन है करना जब आप इसमें राइट अप्रोच नहीं लगाते हैं। जैसे 10 पदों का औसत 50 है, आप 500 करो, 45 को 5 से कराओ, फिर 225 लिखो, फिर उसमें से घटाओ 275 में भाग दो 5 का, तो कितना आएगा 55। ये तरीका भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि बोलने पर उत्तर आ रहा है, लेकिन फिर भी देखो 10 पदों का औसत कितना है 50, 5 पदों का औसत कितना है 45, बाकी के जो 5 पद बच गए उनका हमें औसत बताना है। हम मान लेते हैं कि 10 पदों का औसत कितना है 50। बताओ कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, कितने की कमी नहीं हो रही, यहाँ पर तो डेविएशन कितना है 0। 50 से कितना कम आ रहा है 5 कम आ रहा है, 1 पर 5 कम आ रहा है, तो 5 पर कितना कम आएगा 25 कम आएगा, और हमें एवरेज क्या रखना है वही रखना है, वही कितना 10 रखना है, क्योंकि सॉरी 50 रखना है, वही एवरेज हमें दिया गया है कितना 50 रखना है। तो बताओ यहाँ पर यदि 25 की कमी हो गई है तो यहाँ पर 25 क्या रखने होंगे ज्यादा रखने होंगे। ये वही है, जैसे मान लो एक इतने 10 जने पार्टी कर रहे हैं, 10 जने पार्टी कर रहे हैं, प्रत्येक को कितने रुपए लेके आने हैं 50 रुपए लेके आने हैं, लेकिन उसमें से 5 जो जने थे वो 5-5 रुपए कम लेकर के आए, यानी 5 जो आपके पार्टी करने वाले थे वो 5-5 रुपए कम लेके आए। टोटल पार्टी तभी होगी जब प्रत्येक 50 लेके आएगा। ठीक है, तो जो बाकी के 5 बच गए उनको 5-5 रुपए ज्यादा लेके आने होंगे, नहीं लेके आने होंगे ज्यादा लेके आने होंगे भाई। तो यदि ये 25 ज्यादा लेके आने होंगे, ये सारे 25 ज्यादा लेके आएंगे, तो एक जना कितने ज्यादा लेके आएगा 5 लेके आएगा, 5 लेके आएगा तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा 5 बढ़ जाएगा, यानी सभी को औसतन कितने कितने रुपए लेके आने होंगे 55 रुपए लेके आने होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा 3 सही रहेगा। जैसा मैंने बोल के बताया था वैसा भी आप कर सकते थे। ठीक है, अगेन आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, n के किस मान के लिए 3 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n प्लस में 2 टू दी पावर n, ये क्या है अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या है प्राइम है। यदि ये अभाज्य है तो सबसे पहले छोटी पावर रख के देखो कितनी 2, 3 की पावर 2 कितनी होगी भाई 9, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 9 में से 4 घटाए 5, और 9 प्लस 4 कितने हो गए 13,
बताओ दोनों के दोनों प्राइम है कि नहीं है तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सर आपने बड़े वाला क्यों नहीं चेक किया, अरे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 सोल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है या 3 की पावर 2, अगर देखो 2 नहीं होता तो हम किसको चेक करते, 3 को, 3 नहीं होता तो किसको चेक करते, 4 को, अगर 4 नहीं होता तो 5 ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ 5 को सोल्व करना जरूरी था क्या, नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे आप सवाल निकालोगे ना मेरे साथ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि आपकी मैथ्स के अंदर कन्फर्म सुधार देखने को मिलेगा। ऑप्शन भी कैसे चूज करना है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है अभी, ये वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए बताना है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों देना है, क्योंकि पिछले 4 जो टेस्ट दिए हैं ना हमने, उनमें ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और मैसेप है इतना है, तो एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होता था अभी, डायरेक्टली हमें भाग ही तो देना है। ये फॉर्मूला अपना देसी सस्ता टिकाऊ फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। तो ये थे भी आपके कितने, आज आपका 5वां मॉक टेस्ट। थोड़ी सी जल्दबाजी की है समझाने के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि सवालों को करने की स्पीड आपकी भी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऑफलाइन बेसिस ज्वाइन करना हो तो सिंपली आप जो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं उन पर कमेंट कर सकते हैं, उन पर पता कर सकते हैं कि हमारी जो ऑफलाइन बेसिस हैं वो कब किस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम का मतलब बहुत कम ही होता है। ठीक है, आने वाले 2-3 महीने में आगे दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी। और एक बात मैं बताना भूल गया अभी, आज हमारे शारदीय नवरात्र हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा आपके जीवन में हर्षोल्लास और उमंग के साथ है वो बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।